sorry guys, so we are starting on this. So the recording have started, correct? Okay, so kq1 by 1 square, kq2 by 2 square, kq3 by 3 square, and so on and so forth. So if you add this kq1 plus half plus 1 by 3 plus 1 by 4 up to infinity, so this is basically your हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसका सम आप ऐड कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक वैरायटी आ सकता है. मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये आपको ऐड करना आना चाहिए. एक बार आप देख लेना, आप कर सकते हो इसे. ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ. और इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? इसमें और क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि ऐसा पकड़ लो कि मान लो मेरे पास एक क्लॉक है, ठीक है, और इस क्लॉक में ऐसा पकड़ लो कि ये 12 है, दिस इज 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ये जो घड़ी के कांटे हैं, इन सब जगहों पे मान लीजिए सेम अमाउंट ऑफ कूलम ऑफ चार्जेस है, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम एंड सो ऑन, राइट. इस टाइप से ये 12 जगहों पे 12 का जो कांटा है उसमें 12 कूलम चार्ज है. उस तरीके से 9 का जो कांटा है वहाँ पे 9 कूलम चार्ज एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं. तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज पुट इन द सेंटर? और यहाँ पे जो चार्ज रखा गया, मान लो वो प्लस क्यू चार्ज का चार्ज रखा गया, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका है 12 और 6 का. अगर आप 12 और 6 को देखोगे, 12 प्लस क्यू को रिपेल करेगा और 6 भी प्लस क्यू को रिपेल करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ, एंड दैट विल बी k इंटू 6 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर. और रेडियस आप जो है 1 मीटर का ले लो, तो k इंटू 6 इंटू क्यू बाई 1 स्क्वायर आएगा नीचे. ठीक है, अच्छा. और 9 जो है, 9 और 3, तो ये 6 का डिफरेंस आएगा. 9 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे. ठीक है, तो 9 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे. 11 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे. ठीक है, तो 11 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 11 5 को इस टाइप से यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू k इंटू 6q अपॉन 1 स्क्वायर. ठीक है, दिस वन विल बी वैल्यू. और ये वैल्यू कितने एंगल पे आएगी? ये एंगल पे आएगी 30 डिग्री. यहाँ पे जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री है. ये कौन से वैल्यूज हमने लिए? 11 और 5. सिमिलरली 10 और 4 जो लेंगे वो भी आएगा इस साइड में, विच विल बी k इंटू 6q अपॉन 1 स्क्वायर. और ये जो एंगल होगा ये वर्टिकल वाला जो है उससे 60 डिग्री पे होगा, या जो सेकंड वाला एरो है उससे 30 डिग्री पे होगा. आप इसी को दिखा दे 30 डिग्री. ठीक है, और कितना? 11 और 5 हो गया, 10 और 4 हो गया, 9 और 3 जो होगा ये वाला पॉइंट होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. 9 और 3, तो ये भी हो जाएगा k इंटू 6 इंटू क्यू बाई 1 स्क्वायर, राइट. दिस इज व्हाट यू विल गेट. 9 और 3 के अपोजिट में इस साइड में आएगी. अब आती है 8 एंड सेकेंड. 8 एंड सेकेंड आएगी इस तरफ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ये भी एंगल कितना आएगा? ये भी 30 डिग्री आएगा. ये सारे एंगल 30 डिग्री पे आ रहे हैं. 8 और 2 और फिर 7 और 1. 7 और 1 जो होगा वो भी कुछ इस टाइप से आएगा. तो ये सारे वैल्यूज k इंटू 6q बाई 1 स्क्वायर है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. k इंटू 6q बाई 1 स्क्वायर. प्लीज ड्रॉ इट इन योर कॉपी वंस, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. और सभी के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो अगर आप अभी देखोगे लॉजिकली, ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. अगर आप लॉजिकली देखोगे, ये वाला और ये वाला, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कट जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा?
k into 6q by 1 square cos of 60 डिग्री प्लस k into 6q by 1 square cos of 60 डिग्री। cos of 60 डिग्री हाफ होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ k into 6q by 1 square cos of 60 डिग्री हाफ, हाफ का डबल कर दिया तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। उसके बाद मैं लेता हूँ एक दूसरे कलर से ये वाला और ये वाला। ये अगर देखोगे इनके भी वर्टिकल कट जाएंगे, इट विल बी k into 6q by 1 square cos of 30 डिग्री, तो इट विल बी k into 6q by 1 square cos of 30 डिग्री। cos of 30 डिग्री का हाँ हाफ का डबल हुआ, हाफ का डबल हुआ, करेक्ट दानिश, इसीलिए वो हटा दिया मैंने। तो k into 6q by 1 square cos of 30 डिग्री, cos of 30 डिग्री इज √3/2, √3/2 का डबल होगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगी एक। ठीक है, ये वाला टर्म आएगा ब्लू के लिए। और उसके बाद अगर तुम देखोगे ये येलो नाम देता हूँ, येलो रहेगा k 6q by 1 square और वो रहेगा हॉरिजॉन्टल में ही k 6q by 1 square, ये हॉरिजॉन्टल में ही रहा। तो हॉरिजॉन्टल में नेट इतना हो गया और वर्टिकल में जो है ये वाला है, ये विच इज इक्वल टू k 6q by 1 square। तो आपकी नेट जो होगी वेक्टोरियल अगर आप देखोगे ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज आपकी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल वाली कंपोनेंट और वर्टिकल वाली कंपोनेंट जो आ जाएगी वो आएगी k 6q by 1 square। तो इसको आप ऐड करें हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट और वर्टिकल वाला कंपोनेंट टू गेट द रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट किस एंगल पे आएगी वो भी आप बता सकते हो बिकॉज आपको वेक्टर पता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? आगे का पूरा वेक्टर है, आई होप यू गॉट दिस। आगे का पूरा वेक्टर है, एक वेक्टर आएगी हॉरिजॉन्टल में ऐसे, ठीक है, विच विल बी दिस जो मैंने ग्रीन कलर से अभी हाईलाइट किया हुआ है, और एक आएगी यू नो इस डायरेक्शन में विच विल बी ओनली इक्वल टू k 6q by 1 square, ये वाला कंपोनेंट। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। तो जिधर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है क्या चार्ज पार्टिकल उधर ही जाएगी इनिशियली टू स्टार्ट विथ, और जैसे ही थोड़ा सा मूव करेगी उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल अदर चार्जेस विल चेंज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसके ऊपर फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा या फिर उसके ऊपर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगना शुरू कर देगी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ जब सेंटर पर रखा जाए इस सर्कुलर ग्रिड के जहाँ पे 12 1 से लेके 12 कूलम तक चार्ज रखी हुई है, तो नेट फोर्सेस इस तरीके से लगेगी when the charge particle is kept at the center। क्या बात समझ में आई है? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। और कैसे सवाल आ सकते हैं फोर्सेस निकालने के ऊपर? अभी तक जो हमने देखा वो हमने पॉइंट चार्जेस का देखा। अभी पॉइंट चार्जेस के अलावा क्या हमें एक्सटेंडेड चार्जेस भी मिल सकती हैं? लेट्स ट्राई टू सी इट। एक्सटेंडेड चार्जेस मींस सपोज हमारे पास एक रॉड है लेंथ L का और इस पे मान लो चार्ज दे दिया गया है लैम्डा कूलम पर मीटर का, लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज दिया गया है, एंड सपोज इफ इट इज सेड दैट इससे d डिस्टेंस पे एक चार्ज है +q, बताओ इस चार्ज +q के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? ये सवाल है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना पसंद करोगे तुम? कॉन्सेप्चुअली सोचो, क्या ऐसे कर सकते हो इस सवाल को? इसका टोटल चार्ज है लैम्डा एल, तो लैम्डा एल चार्ज क्या करो, इसके सेंटर पे डाल दो और इसके सेंटर से ये वाली जो दूरी हो गई वो हो गई d प्लस L/2, d प्लस L/2 पे +q का चार्ज है। तो क्या आप अब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बता सकते हो, विच विल बी k इंटू क्यू इंटू लैम्डा एल अपॉन d प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, d प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो ये लॉजिक है अपना। क्या ये सही है? पहली बात, आंसर इज दिस इज रॉन्ग। प्लीज रिमेंबर, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है लाइक सेंटर ऑफ चार्ज, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दूसरी बात, आपको याद है मैंने आपको सिखाया था कि आप किन जगहों पे सेंटर पे टोटल मास को कॉन्सेंट्रेट करा सकते हो।
ऐसे कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको निकालनी है MR वेक्टर या MS वेक्टर या MV वेक्टर, ऐसे फॉर्मेट में अगर आपके टर्म्स रहे तो आप सेंटर ऑफ मास का यूज ले सकते हो। यहाँ पे जो फोर्स आ रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, नॉट ऑफ द फॉर्म m इंटू आर वेक्टर। इसीलिए यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ चार्ज बोल के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। सेंटर ऑफ चार्ज बोल के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सेंटर ऑफ चार्ज इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो अगर आप किसी ने ऐसा करने का सोच भी रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये गलत है, सिंपली गलत है। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका वही अपना इंटीग्रेशन का अप्रोच है। मान लीजिए आपके पास एल लेंथ का रॉड है और इसका लैम्डा कूलम पर मीटर इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है। इससे डी दूरी पे अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसे निकालें? इस क्यू से एक्स दूरी पे आप एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, कितने लेंथ का? dx लेंथ। तो इस dx लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगी dq, विल इट बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx? अभी अगर आप देखो, आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है जिस पे चार्ज है लैम्डा इंटू dx और यहाँ से x दूरी पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा छोटा सा df, दैट विल बी k इंटू क्यू इंटू लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये छोटा सा df है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक? b से लेके b प्लस एल तक। आई होप यू गॉट दिस। इसका इंटीग्रेशन करना है, आप के क्यू लैम्डा को बाहर निकाल सकते हो और dx बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x टू द पावर -2 + 1 बाय -1, दैट इज इट विल बिकम के क्यू लैम्डा अपॉन 1 बाई b माइनस 1 बाई b प्लस एल। क्या मेरी बात समझ में आई है? 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस एल, दैट इज व्हाट यू विल गेट एट द बॉटम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 बाई डी प्लस एल, डी प्लस एल, ये चीज है 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस एल। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज व्हाट यू विल गेट एज अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू। तो ये जो भी हमने किया, दिस इज लाइक कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने कोई चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज नहीं लिया है, हमने कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या फोर्स लगाएगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या क्लैरिटी है सबको? आई होप यू गॉट दिस एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए और कैसे सवाल हो सकते हैं, ठीक है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का देखा, क्या फोर्स लगा सकता है, ठीक है? और क्या हो सकता है? और सवाल इसमें आ सकते हैं कि लाइक सपोज मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन देता हूँ, सपोज एक सेमी सर्कुलर रिंग है और ये सेमी सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है वो मान लो है r। सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस r है और इस सेमी सर्कुलर रिंग का सपोज इफ वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया, ठीक है? एक काम करता हूँ, प्लस क्यू नहीं, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज इट इज लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसा बोल दिया मैंने, और इसके सेंटर पे यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये सेमी सर्कुलर रिंग इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, या उल्टा ये प्लस क्यू चार्ज इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। इस टाइप के सवाल आप पहले बना चुके हो, अपने कॉपी में नोट करो और ट्राई करो इसे सॉल्व करने की। आपको याद होगा आपने सेंटर ऑफ मास ऐसी चीजों का निकाला था, तो उस केस में आपने एलिमेंट कैसे लेते थे आपको याद होगा। तो कोई मुझे यहाँ बता सकता है कि एलिमेंट कैसे लोगे? थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लो, ठीक है? ये डी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट बनेगी, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये कुछ ऐसा होगा,
ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लस क्यू का चार्ज है, और जो डी थीटा का एलिमेंट है वो डी थीटा का एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज दिस इज द डी थीटा का एलिमेंट, ठीक है। और इसकी जो मास है, मास नहीं, इसमें तो चार्ज है डी क्यू, विल इट बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। आई होप यू गॉट दिस, लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा आर डी थीटा क्यों? थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, तो इस जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है उस एलिमेंट की लंबाई कितनी होगी? उस एलिमेंट की लंबाई होगी आर डी थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो जिसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना हो जाएगा? वो चार्ज हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। वो चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा आर डी थीटा। तो वो चार्ज अगर लैम्डा आर डी थीटा होगा, अब लॉजिकली देखो, ये छोटा सा पार्टिकल इस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, क्या वो इस डायरेक्शन में ऐसे लगाएगा? ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। और ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा होने के कारण क्या ये एंगल भी थीटा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, थीटा है प्लस क्यू चार्ज पे, ठीक है। तो डी क्यू जो लैम्डा आर डी थीटा है, वो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा इन द डायरेक्शन एज इट इज शोन, ठीक है। तो अब सवाल है कि अब मुझे जो टोटल फोर्स निकालना है वो टोटल फोर्स होगा इस चीज का इंटीग्रेशन करके। टोटल फोर्स कैसे निकालूं? इस चीज का इंटीग्रेशन करके। कैसे निकालूं इसका? इंटीग्रेशन करके मुझे टोटल फोर्स निकालनी है। अब सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं। गाइस ध्यान से सुनिएगा, अब ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए, जब आपने ये वाली एलिमेंट ली, तो जो छोटी सी एलिमेंट आपने यहाँ पे ली, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, ये आया लैम्डा आर डी थीटा, इसके ऊपर चार्ज आया और यहाँ पे चार्ज था क्यू। अब लॉजिकली सोचो, जब तुम एंगल किसी और एलिमेंट का एंगल मान लो थीटा से चेंज करके कुछ और कर दिया, सपोज तुमने अल्फा कर दिया, अगर तुमने थीटा चेंज करके अल्फा कर दिया, तो क्या तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है क्या वो चेंज हो जाएगी? यस, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे डायरेक्टली जो मैंने डीएफ निकाला है विच इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू लैम्डा आर डी थीटा, ध्यान से सुनना, मैं इसको बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आया है डीएफ, क्या टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे डीएफ का इंटीग्रेशन करना चाहिए या डीएफ के कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करना चाहिए? दैट इज डीएफ कॉस थीटा एंड डीएफ साइन थीटा, इनका इंटीग्रेशन, डीएफ कॉस थीटा डीएफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना चाहिए या डीएफ का इंटीग्रेशन करना चाहिए? कौन सा सही है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम अभी डीएफ का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे जैसे हम एलिमेंट चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे फोर्स जिस एंगल पे लग रही है वर्टिकल से, बिकॉज वो बदल रही है, इसीलिए हम टोटल फोर्स निकालते वक्त फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल लेंगे और उन कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करेंगे। आई होप यू गॉट दिस। तो ये जो डीएफ है, डीएफ तो हमने सही निकाला है। अब ये डीएफ निकालने के बाद इस डीएफ के दो कंपोनेंट्स हम करेंगे। एक कंपोनेंट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा एंड दैट विल बी डीएफ साइन थीटा, ये आएगा डीएफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा एंड दिस विल बी डीएफ कॉस थीटा। तो अभी आपको डीएफ साइन थीटा और डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डीएफ साइन थीटा और डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेट अगर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी देखिए, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। सब लोग अपने कॉपी में करना शुरू कर दो। विच विल बी, ध्यान से देखना, विच विल बी
which will be df cos theta, that is kq lambda by r into cos theta d theta. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, kq लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक बेटा जी बोलो, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, कौन बताएगा? 0 से पाई बाई 2 या 0 से पाई? 0 से पाई, समझ में आ रहा है? 0 से पाई के क्यू लैम्डा बाई आर, बिकॉज आपने एलिमेंट कैसा लिया है, फिर से देखिए आपको जो बताया गया है, एलिमेंट आपने कैसे लिया है, थीटा पे जाके डी थीटा लिया है, तो इस थीटा को कहां से कहां तक वेरी कराना पड़ेगा? 0 से लेके पाई तक। आई होप यू गॉट दिस, 0 से लेके पाई तक। तो डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू बता दो जल्दी, के क्यू लैम्डा सब लोग निकाल लिया है, होप। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 0 माइनस 0, तो एफ हॉरिजॉन्टल 0 होगा क्या? लॉजिकल भी है, तुम अगर ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को तुमको दिखेगा भी, क्या हर एक कंपोनेंट के कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या वो कट जाएगा और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा? तो वर्टिकल कंपोनेंट जो रहेगा वो कैसे निकाल लें? क्या एफ हॉरिजॉन्टल 0 हो गया, तो जो एफ वर्टिकल होगा वो हो जाएगा के क्यू लैम्डा अपॉन आर, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं अभी, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई कॉस थीटा की जगह पे क्या ये साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा? आई होप यू गॉट दिस। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा के क्यू लैम्डा बाय आर माइनस कॉस पाई, minus of minus cos 0, that is minus cos pi is that will become 2 kq lambda upon r। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर f वर्टिकल एंड दिस इज आल्सो द f नेट। तो f नेट जो होगा वो f वर्टिकल ही है, बिकॉज f हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, पूरा टोटल सम 0 हो गया। आई होप यू गॉट दिस। सो दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। अभी इस सवाल को आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना। ये देखो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको एक रिंग दे दिया और इसके सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल दे दी। सेंटर पे निकालना ही इजी होगा, किसी और पॉइंट पे निकालने जाओगे तो इट वुड बी वेरी टफ प्रॉब्लम, मैथमेटिकली इट वुड बी चैलेंजिंग, फिजिक्स तो कुछ नहीं होगा, बट मैथमेटिकली इट वुड बी वेरी टफ। तो जनरली ऐसे सवालों को अगर आपको देगा एग्जाम में, तो सेंटर ऑफ द जो सेमी सर्कुलर रिंग है वहीं पे आपको चार्ज रखेगा और इस सवाल को देगा, ठीक है। और इसके वेरिएंट्स भी कुछ होते हैं, विल टॉक। ध्यान सुनो, ये प्लस क्यू चार्ज, अभी कभी कभी ऐसा ऐसा बोलेगा कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लस क्यू चार्ज ऑन दिस रिंग व्हिच इज कैरिंग चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर। और मान लो ये चार्ज आर है, अभी जो इससे पहले हमने निकाला वो हमने निकाला व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लस क्यू चार्ज ऑन द रिंग। तो यहाँ पे बच्चे को समझना चाहिए कि यहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड होगा। फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज ऑन द रिंग is minus force applied by ring on charge। क्या बात समझ में आई है? मतलब आपका एक्शन रिएक्शन का जो रूल है वो यहाँ पे भी वैलिड होगा। तो कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे कि जो सवाल मैंने आपको कराया प्रीवियसली, ठीक है, कि यहाँ पे एक चार्ज था Q और इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज था। हमने इसमें पहले सवाल में क्या निकाला था, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन दिस चार्ज प्लस Q। अगर मैं उल्टा बोलूं, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लस Q चार्ज ऑन दिस रॉड, तो आपका आंसर अब भी वही होने वाला है। जो रॉड है वो इस प्लस Q चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस Q चार्ज इस रॉड के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, बाय एक्शन एंड रिएक्शन पेयर लॉ व्हिच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। अभी इसमें इसमें कैसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान से देखो।
इसी सवाल को मैं अगर मॉडिफाई करूं आपके लिए, इट विल बी लाइक अ रिंग, और रिंग में यहाँ पे सेंटर पे प्लस Q चार्ज है, लेकिन आधे पोर्शन ऑफ द रिंग में प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है और आधे में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज। कोई खास बात नहीं है, ध्यान से देखो, एक में प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है और दूसरे में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है। तो बेसिकली ये लैम्डा कूलम पर मीटर जो आधा रिंग है, ये वाला जो आधा रिंग, इसके कारण जो चार्ज होगी थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा पे जाके जो हम छोटा सा एंगल लेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा वाली, ठीक है, उसके कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और ये माइनस लैम्डा में कॉरेस्पॉन्डिंगली जो मैं लूंगा, ठीक है, इसके सिमेट्रिक पॉइंट में, तो उसके कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ, इधर जो मैं थीटा लूंगा, ध्यान से देखना, सिमेट्री से वो इस तरफ आएगा। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे दोनों का एंगल जो होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो अब अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो पूरी तरीके से कट जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बिकॉज ध्यान से देखना, ये पूरा वेक्टर है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा। क्या ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे? तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट जो इधर आएगा, और इसका भी cos थीटा वाला कंपोनेंट जो इधर आएगा। इसका मतलब अब सारे एलिमेंट्स के कारण जो नेट फोर्स लगेगा प्लस Q के ऊपर, वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। टुवर्ड्स द लेफ्ट लगेगी, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करके थीटा की वैल्यू 0 से π/2, जो थीटा की वैल्यू आएगी, दो सिमेट्रिकल एलिमेंट आपको लेने हैं, एंड वो सिमेट्रिकल एलिमेंट का आपको नेट फोर्स लगाना है और फिर इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके π/2 तक, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जो नेट आएगा कंपोनेंट वो आएगा, यू नो, क्या आएगा बोलो, ये जैसे कि जो रिपल्सन था वो क्या था, जो डीएफ था रिपल्सन, वो क्या था, इट विल बी के क्यू लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आया। अब इसके कंपोनेंट्स जो हैं वर्टिकल वाले तो कट गए, तो हॉरिजॉन्टल वाला कितना था, हॉरिजॉन्टल वाला था df cos थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा डबल फ्रॉम 0 से लेके π/2। I hope you understood this. Will it be the F net force acting on the charge plus Q in the horizontal direction, and that is along the negative x-axis? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैं चार्ज प्लस Q को सेंटर से छोड़ दूं तो वो इनिशियली किधर जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव x-axis में। तुम्हें समझ नहीं आया? आया क्या समझ? Did you all understand this? Yes, no, maybe. Yes, no, maybe. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजेदार, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, आ जाओ, ठीक है, गुड, आई गॉट योर आंसर्स, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो ऐसे कुछ सवाल आएंगे कि आपको एक सेक्शन दे दिया, अब वो कितना फोर्स लगाएगी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है। अच्छा, और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस वैरायटी में? अभी जो मैं बता रहा हूँ सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की क्या क्या वैरायटी हो सकती है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के क्या क्या वैरायटी हो सकती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ऊपर, ध्यान से देखो। और जो सवाल आते हैं वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आते हैं, और इक्विलिब्रियम से पहले एक और चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये देखो यहाँ पे म्यू है, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये मास m है मान लो, और इस मास के ऊपर हमने एक प्लस Q चार्ज दे दिया, ठीक है।
नहीं प्लस क्यू चार्ज नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा देखो, ये एक मास m है और ये सरफेस है, सरफेस पे फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू है। देखो कैसे मैकेनिक्स सब मिलाया जाता है। यहाँ पे सरफेस पे एक प्लस क्यू चार्ज बड़ा सा रखा हुआ है। सवाल है इस पे कितना मिनिमम फोर्स, कितना मिनिमम चार्ज दिया जाए कि दिस कैपिटल M ब्लॉक्स जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। तो जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग मतलब मान लो ये चार्ज Q से इस ब्लॉक की दूरी D है, तो जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग मतलब क्या, K इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर दैट हैज टू जस्ट इक्वल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अरे यार कोई खास बात नहीं है, बोल हाँ या ना, क्या लॉजिकल समझ पाए इसको। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, म्यू एस एन, और म्यू म्यू यहाँ पे म्यू जो दिया वो म्यू एस है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी। तो के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर इज इट इक्वल टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इससे आपको कैपिटल स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब आपको दिया हुआ है, देखिए ध्यान से क्या निकल आई, इज इक्वल टू म्यू एस एम जी इंटू डी स्क्वायर बाई के क्यू। सिंपल, ऐसे सवाल आ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और कैसे सवाल आ सकते हैं, देखो 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 देखो, मजा आएगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। देखो कैसे और सवाल बना सकते हैं हम लोग, शेयर व्हाइट बोर्ड। ये देखो और कैसे सवाल, ये देखो ठीक है, ये सिचुएशन है, मान लो ये के है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, और यू नो सपोज ऐसा करता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, रुको रुको, होल्ड 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 होल्ड, थोड़ा और अच्छा। मान लो मेरे पास दो मासेस हैं कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, इसके ऊपर मैंने चार्ज प्लस Q1 दिया, इसके ऊपर चार्ज प्लस Q2 दिया, ठीक है। क्या होगा, ये प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज देने के कारण मान लो इनके बीच में दूरी इनिशियली है d, और इस केस में नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L0, ठीक है। तो बेसिकली प्लस Q1 और Q2 के ऊपर फोर्सेस लगेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में फोर्सेस लगेगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। क्या Q2 के ऊपर इधर लगेगा और Q1 के ऊपर इधर लगेगा, अंडरस्टैंडिंग। ये फोर्स लगने के कारण क्या स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो तुम्हें दिखेगा कि एक स्टेज आएगी तो इक्विलिब्रियम लेंथ कितनी होगी स्प्रिंग की, ये सवाल है। तो स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम लेंथ के लिए मान लो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ x नॉट से, तो हाफ के x नॉट स्क्वायर जो होगा, ठीक है, हाफ के x नॉट स्क्वायर में, सॉरी तो एनर्जी होगी, एनर्जी मेथड में अभी नहीं बताऊंगा, अभी फोर्स से चलेंगे। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा चार्ज के बीच में, मान लो जब इक्विलिब्रियम लेंथ आई, तो वो हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई d प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। ये जो होगा क्या, ये हो जाएगा k इंटू एक्स नॉट के बराबर, where x is what, x is the stretch from natural length। जो d है इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंग जो थी दैट इज L नॉट के बराबर है, मान लो, ठीक है। तो जो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है वो L नॉट है, तो आपकी वैल्यू के Q1 Q2 L नॉट प्लस L प्लस एक्स नॉट या D प्लस एक्स नॉट जो भी है, दैट होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K इंटू एक्स नॉट, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द इक्विलिब्रियम लेंथ, कि कौन सा इक्विलिब्रियम लेंथ है, मतलब जब पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। याद रखिए जब ये फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक Q1, ये Q1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इधर, तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आती तो ये के Q1 की जो वैल्यू है, के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर की जो वैल्यू है, दैट विल बी मोर एंड स्प्रिंग फोर्स विल बी लेस। तो इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा और के Q1 Q2 बाई डी प्लस एक्स नॉट घटेगा। तो एक स्टेज वो आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाए, वो ये सिचुएशन है।
ये सिचुएशन होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब अब जो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स है वो जीरो हो गई, Q1 और Q2 दोनों के ऊपर, तो ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। हाँ, ये एक जो कंडीशन है इसके हिसाब से ये वैल्यू क्यूबिक इक्वेशन में आ रहा है, बट दैट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन, वी कैन नॉट हेल्प इट। तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, याद करो ये एसएचएम के साथ कंबाइन हो रहा है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा क्या वो वहीं पे रुक जाएगा या आगे बढ़ जाएगा? वो आगे बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट में ये पूरी ब्लॉक एसएचएम करेगी। तो समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, ये देखिए इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए ऐसा मैं बनाता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये मान लीजिए नेचुरल कंडीशन है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये इधर चले गए मान लो, और इस कंडीशन के बाद इनकी कुछ वेलोसिटी रही। वेलोसिटी इसलिए रही बिकॉज ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन बना। डायनामिक इक्विलिब्रियम अभी आप पढ़ चुके हो और इसमें भी न्यूटन लॉज में भी पढ़े थे। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी के ऊपर एफ नेट तो जीरो है, एफ नेट तो जीरो है, बट इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, वेलोसिटी कुछ है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना। तो अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तो इसके अबाउट में ये एसएचएम परफॉर्म करेगा और इसके अबाउट में ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। I hope you understood this. So it will perform SHM like this about this particular position, जो equilibrium condition। Initially जब चार्ज आपने नहीं दिया था तो ये equilibrium condition थी, लेकिन चार्ज देने के बाद equilibrium condition ये वाली बन गई, जो सेकंड वाला डायग्राम मैंने बनाया। और जब वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, दोनों बॉडीज, तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगी तो वो वहां रुक नहीं जाएगी, बिकॉज उस पॉइंट पे उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्स होती है, तो वो उस वेलोसिटी के कारण आगे निकल जाएगी, और आगे निकल के थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वो रिटर्न आएगी, और उस पॉइंट के अबाउट में वो ऑसिलेट करती रहेगी अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो। तो ये कुछ एसएचएम के सवाल हुए, तो हम इसके ऊपर और बात करेंगे, बिकॉज एसएचएम के अंदर एनर्जी का कंसिडरेशन भी आता है। फिलहाल एक बेसिक मेथड ये रहा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और क्या वैरायटी बन सकती है, मैं सारे वैरायटीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने किया हुआ है, ठीक है। और क्या वैरायटीज बन सकती है, आइए सोचते हैं और वैरायटीज क्या बनेगी। और वैरायटीज बनेगी, ये देखो, मान लो ये मास m है और इस बॉब को आपने चार्ज q दे दिया, और यहाँ पे आपने एक और चार्ज q ऊपर ये सीलिंग के जगह पे लटका के रखा हुआ। तो सवाल है यहाँ पे कितना मिनिमम वेलोसिटी दोगे कि ये बॉडी एक कंप्लीट सर्कल कर ले। याद करो इसका आंसर आता था √5 GR, याद है आपको? इसका आंसर आता था √5 GR जो आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किया था। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पे आपको एक और कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगी तो बेसिकली कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए, मान लो यहाँ पे आपने वेलोसिटी v दी, u दिया मान लो, इस जगह पे वेलोसिटी v हो गई, यहाँ पे +q चार्ज है और यहाँ पे इसके ऊपर आपने +q चार्ज दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा ले, मान ले रेडियस r है, ये इनिशियल पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लें तो हमारे पास एक इक्वेशन जो बनेगा, सब लोग अपने कॉपी में साइमल्टेनियसली लिख सकते हो, ये सब पुरानी बातें हैं, आप खुद कर सकते हो इस चीज़ों को। ½ m u², मान लो आपने इस लेवल को 0 रेफरेंस लेवल माना है, तो 0 रेफरेंस माना है तो ½ m u² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू ½ × m × v² प्लस mg × 2r। ये पहला इक्वेशन बना जो एनर्जी इक्वेशन से आई। अब फोर्स इक्वेशन भी लिखना जरूरी है। फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे, इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जीरो करोगे, वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, टेंशन जीरो कर सकते हो। सो यहाँ पे जो इनके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस है गेंद के ऊपर वो देखते हैं। एक फोर्स लगेगा बिकॉज जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो हम गेंद के ऊपर बैठ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जो
इसके ऊपर फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, प्लस इसके ऊपर ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी विच इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। और इसके ऊपर नीचे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी mg, ठीक है। और नीचे क्या फोर्स लगेगी, टेंशन। तो अगर मैं बैलेंस कर दूं टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, टीसी प्लस एमजी इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर, और उस इंस्टेंट पे लिमिटिंग कंडीशन में टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं और लिमिटिंग केस ले लूं, तो यहाँ से एमवी स्क्वायर बाय आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एमजी। क्या हो जाएगा, एमवी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एमवी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एमवी स्क्वायर बाय आर, सॉरी, mv square by r plus kq square by r square should be equal to limiting condition में it should be equal to mg। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हमें ये mv square by r is equal to mgr minus kq square by r square, ये हमें पुट कर देना है इस जगह पे mv square के जगह पे, mv square के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से mv square की वैल्यू उठा के। तो वो कितना हो जाएगा, will it be equal to क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर को लिख सकते हो kq स्क्वायर बाय r प्लस mgr। तो mv स्क्वायर की जगह पे आप लिखिए kq स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर क्या जाएगा, सॉरी mgr माइनस kq स्क्वायर बाय r लिखिए, ठीक है। याद रखिएगा ये जो r मैंने लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज ना होइए, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, उसको वहां से कंफ्यूज मत कीजिए उस इक्वेशन से, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r है, ठीक है। सो अगर आप पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आता है, लेट्स सी, हाफ mu स्क्वायर is equal to half mv square, mv square will be mgr minus kq square by r। ठीक, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन था फाइनली, इधर आते हैं, हाफ mv स्क्वायर प्लस 2 mgr था, ओके, प्लस 2 mgr कर दो भाई, प्लस 2 mgr कर देंगे हम लोग यहाँ पे। आइए बताइए वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ mu स्क्वायर ये आ गया, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दें, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी mgr माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, 4 mgr। तो ये जो वैल्यू आई, ये आई, ये आई, हाफ m से आपने हाफ से डिवाइड किया था आपने, तो ये आई एम यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इसको m से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो u की जो वैल्यू आएगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगी mgr प्लस 4 mgr दैट इज 5 mgr। तो अंडर रूट ऑफ 5 mgr बाई m इज 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर एम। ओ हो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डरना नहीं, ये देखो, ये आर, ये ठीक है, एम से डिवाइड किया था, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है मेरा, फिर अंडर रूट ऑफ 5gr बाई के क्यू स्क्वायर बाई आर एम। अब ये सही है या गलत है आपको पता चल जाएगा। देखो, जब आप चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं था सीन में, उस केस में आप क्यू को 0 मान सकते हो, तो क्यू को 0 मान लगे तो देखो रूट 5gr ही आ रही है, इसका मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो सही है। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट यू नीड टू प्रोवाइड टू द बॉब एट द लोएस्ट लेवल so that it is able to complete a vertical circle, so that it is able to complete a vertical circle, and it is given by under root of 5gr minus kq square by rm। I hope you got this, I hope you got this, ठीक है। तो ये सवाल आया सर्कुलर मोशन के ऊपर, जहां पे हमने सर्कुलर मोशन के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ले आया,
तो ऐसे वेरिएंट्स आपको मिल सकते हैं, आपको इन वेरिएंट्स के साथ वर्क करना पड़ेगा। और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आओ देखते हैं, आओ एक्सप्लोर करते हैं, सन्नाटो सब सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, ठीक है। ये देखो, अब कुछ सवाल बनाते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के कोई सवाल ट्राई करते हैं कि इक्विलिब्रियम के सवाल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम के सवाल बहुत बेसिक, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें ये दो चार्ज देता हूँ। अब देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि तुम हवा में चार्ज नहीं रख सकते, यू कैन नॉट पुट चार्ज इन हवा। हवा में तो चार्ज नहीं रख सकोगे। चार्ज हमेशा तुम्हें एक कंडक्टिंग बॉडी या नॉन कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर देनी पड़ेगी। दोनों ही टाइप के बॉडीज के ऊपर आप चार्ज दे सकते हो, इधर कंडक्टिंग बॉडी या नॉन कंडक्टिंग बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी। जो चार्ज आपने दिया वो चार्ज कहाँ रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, एंड वी विल डील अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन द गॉसेस लॉ। जब हम लोग गॉसेस लॉ जो पार्ट बी है, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, उस सेक्शन में देखेंगे कि चार्ज जो एक्स्ट्रा हम देते हैं बॉडी के ऊपर, वो बॉडी के कहाँ पे मिलेगी हमें, क्या सरफेस पे मिलेगी या अंदर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्यों मिलेगी, वट एवर। लेकिन अभी सवाल है कि हम कोई भी चार्ज को हवा में नहीं रख सकते, तो हमें चार्ज बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मेटल मान रहे हैं और एज्यूम कर लीजिए फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग कि हम जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे रहेगा, वो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रहेगा। मान लो मैं बोलूं कि मैंने इसके ऊपर भी क्यू चार्ज दे दी, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज दे दी, और मेरे पास एक चार्ज अवेलेबल है सपोज प्लस क्यू, ठीक है। तो सवाल है यहाँ पे किस जगह पे मैं प्लस क्यू को रखूंगा ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए ये प्लस क्यू चार्ज। ये क्यू जो है ये फिक्स चार्ज है, इज अ फिक्स चार्ज, मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट को, ये भी फिक्स चार्ज, ये दोनों फिक्स्ड है। प्लस क्यू को कहाँ रखूं कि ये पूरा प्लस क्यू जो है, जो भी चार्ज है, ये बॉडी के ऊपर रखूं, किसी के ऊपर भी रखूं, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, कहाँ रख सकता हूँ? आपका जवाब आना चाहिए मुझे। क्या आपको लगता है कि उससे हमें सेंटर पे रखना पड़ेगा? अगर सेंटर पे रखा तो तुम्हें दिखेगा कि ये क्यू प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये क्यू प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे मिला? प्लस क्यू, इट शुड बी एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द चार्जेस स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, वहां पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा, चलेगा। अब सवाल है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आ रही है, ये इक्विलिब्रियम किस टाइप की इक्विलिब्रियम है? हमने पढ़ा हुआ है, याद करो, वर्क पावर एनर्जी में। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये सवाल है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या हम पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद हम चेक करेंगे क्या वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट्स सी, आइए देखते हैं। सपोज ये दो चार्ज है और इनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो Q और Q है, ठीक है। ये इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है, और सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पे प्लस Q चार्ज था। मान लो मैंने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में x। अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया है तो इस चार्ज के ऊपर ये प्लस Q वाला चार्ज जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके कारण जो फोर्स होगा, डू यू थिंक इट विल रिड्यूस? इसकी एरो की लंबाई थोड़ी सी कम होगी। और ये राइट हैंड साइड में जो Q चार्ज है, दिस वाला चार्ज, इसके कारण जो एरो की लंबाई होगी, क्या तुम्हें लगती है कि ये थोड़ी सी लंबी होगी? इसका मतलब ये प्लस Q चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, क्या वो नेट फोर्स अभी भी उसे इक्विलिब्रियम की तरफ ही ला रहा है? इज दिस द इक्विलिब्रियम पोजीशन? आई होप यू गॉट दिस। इज दिस द इक्विलिब्रियम पोजीशन? तो जो नेट फोर्स लग रहा है प्लस Q चार्ज के ऊपर, क्या वो उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही लाने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? मैं फिर से जाऊंगा प्रीवियस स्लाइड पे। आपके हिसाब से ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल, क्योंकि अगर हमने उसे डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये आपको पूरी 100% क्लैरिटी आ गई, ठीक है? क्लैरिटी है पक्का 100%? अरे सन्नाटो रेस्पॉन्स दो भाई, समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा चेहरे मुझे दिख नहीं रहे हैं, सोना नहीं है बिल्कुल, प्लीज बी एक्टिव। क्या क्लैरिटी है ये? गुड। ये देखो अभी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो अभी इसको, ठीक है? ये देखो अभी, सपोज यही सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करता। सपोज मैं ऐसे दो चार्ज रखता, प्लस क्यू वाला, दो चार्ज रखता प्लस क्यू वाला, एंड सपोज एक एक और चीज, होल्ड होल्ड होल्ड, मैं भूल जाता मैं, एक और चीज यहाँ पे देखो ध्यान से। ये जो मेरी नेट फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, ठीक है? ये जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ठीक है? जो भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इसके लिए मैं प्रीवियसली और एक स्लाइड पे जाता हूँ, ये वाला स्लाइड, ये वाला, हाँ। ये जो भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ध्यान से देखो, क्या ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन इस बात पे डिपेंड करती है कि ये चार्ज कितना है इसके अंदर, या फिर नेचर ऑफ चार्ज क्या है? क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना चार्ज है, मतलब ये प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, एंड दूसरा नेचर ऑफ चार्ज क्या है? सोच के बोलियो भाई, नेचर ऑफ चार्ज क्या है? क्या इन दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करती है क्या? मान लो मैं प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू कर देता, तो क्या होता? फिर भी क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता? ये देखो, मान लो मैं प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू चार्ज रखता, यहाँ सेंटर पे माइनस क्यू रखता, माइनस क्यू, तो उस केस में ये प्लस क्यू चार्ज लेफ्ट हैंड साइड वाला इसके ऊपर एक फोर्स लगाता इस तरफ, विच विल बी इक्वल टू के इंटू, सॉरी उल्टा उल्टा किया मैंने, सॉरी, इधर लगाता है फोर्स विच विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर मान लो, और ये प्लस क्यू इधर से माइनस क्यू को खींचता इस तरफ, विच विल ऑल्सो बी के इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। अब इस केस में तुम अगर देखोगे तो this force is exerted by this body and this force is exerted by this body. Are you understanding this? मैंने उल्टा लिखा, सॉरी 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 सॉरी। This force is exerted by this body and this force is exerted by this body. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही बदल गई, लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में रहा। और ये इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए नाइदर नेचर ऑफ चार्ज नॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं और उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों चार्जेस के सेंटर पे होंगी। अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो बेसिक से चलिए, इनके सेंटर पे होंगी। और जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगी बिकॉज ऑफ चार्ज, वो चार्ज की मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों से इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब वहां पे तुम कोई भी चार्ज रखो, माइनस प्लस कुछ भी अमाउंट का रखो, कुछ भी साइन का रखो सेंटर पे, वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। और वो इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? मैं 3 बार रिपीट किया, क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। आदर्श ने हाथ उठाया है, आदर्श जस्ट होल्ड, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, गड़बड़ी गड़बड़ी मत करना बिल्कुल। ये देख, जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, और जब मैंने इसे डिस्प्लेस किया इस तरफ, राइट हैंड साइड तरफ, तो इसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स जो आया
ये रिपल्सन का फोर्स इज मोर देन ये वाले रिपल्सन का फोर्स। इसका रिपल्सन जो था इट वाज लेस और इसका जो रिपल्सन था इट वाज मोर। तो इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड से डिस्प्लेस किया तो वो लेफ्ट हैंड साइड फिर से भाग गया। ठीक है, अब ये वाला केस देखो, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, मजा आता है एनालिसिस करने में। ध्यान देना, अब ये प्लस क्यू है और यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू है। मान लो मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, माइनस क्यू है अभी, ये समझ लेना बेटा जी। अब देखो ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को जो खींचेगा फोर्स से, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी बिकॉज इट विल बी के इंटू क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये जिस फोर्स से खींचेगा दैट फोर्स विल बी लेस, ये जो फोर्स से खींचेगा दैट फोर्स विल बी मोर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और ये जो क्यू जो फोर्स से खींचेगा दैट विल बी लेस। तो इसका मतलब जब आपने डिस्कस करके छोड़ दोगे तो वो वापस इस तरफ नहीं आएगा, वो इधर ही भागेगा भाई साहब। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां से रहा? इसीलिए मैंने बोला सोच समझ के जवाब दो, क्योंकि जब माइनस चार्ज करते हैं तो इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं दोनों एज में चार्ज प्लस क्यू रखूं स्मॉल वाले और सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रख दूं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल से अनस्टेबल हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर हम अलोंग द एक्सिस मूव कराएं तो। अरे बोलो भाई, क्लियर है? अभी कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं उसे राइट हैंड साइड ना मूव करा के लेफ्ट हैंड साइड मूव कराता तो भी तुम देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड मूव कराता तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही भागता। क्या क्लैरिटी है? ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ भाग जाता वो, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए दो अगर प्लस क्यू के चार्ज हैं तो बीच में प्लस क्यू का चार्ज होना चाहिए, तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और ये प्लस क्यू की जगह पे तुम कोई भी वैल्यू रख दो ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस भी रखते हो तब भी सेंटर पॉइंट में इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन माइनस रखोगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इस हद तक अगर तुम्हें क्लैरिटी होगी तभी तुम अच्छे सवाल बना पाओगे। क्या मेरी बात समझ आई है? क्लियर है ये? ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है गाइस, चलो अभी आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो एंड